रात गहराती जा रही थी। मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुँह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फ़ोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन बड़ा महात्म्य है। हो सके तो आज दर्शन तो एक बहाना था। बुआ जी की नज़र में मेरे लिए कोई लड़का था। उसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया। बोलकर तो ये गए थे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटाएं उमड़ घुमड़ कर रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। भैया का ही फ़ोन था। कहने लगी, रानू, आज श्रावणी सोमवार के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी भीड़ थी। कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद नंबर आया। आज बुआ यहीं उनके घर रुकने के लिए जोर दे रही हैं। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। आज सुखिया को तुम वहीं रोक लेना। एक रात की ही तो बात है। ठीक है भैया, जल्दी आना। इससे अधिक क्या कहती। माँ बाबूजी के देहांत के बाद भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पढ़ाया लिखा है। मेरे ही कारण उन्हें अपनी शादी भी जल्दी करनी पड़ी, ताकि घर के कामकाज में लगे रहने के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान न हो। भाभी भी मेरी सहेली जैसी थी। जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से भैया को मेरी शादी की चिंताएं खाई जा रही थी। कहते, समय रहते तेरे हाथ पे लेकर दूं तो मुझे चैन मिले, नहीं तो लोग कहेंगे कि जवान बहन घर में बैठी है और इन्हें कोई चिंता नहीं। आज माँ बाबूजी होते तो बस यहाँ आकर भैया भावुक हो जाते। मैं लाख कहती, भैया मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, पर मेरी सुनता ही कौन। झट कह देते, रहने दे। सभी लड़कियाँ शुरू में ऐसा ही कहती हैं और फिर शादी करके खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि भैया पर बोझ बनूं, इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी की खोज शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी। तेजी से बौछारें पड़ने लगी। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई उठी और सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजे की दरार से झाँका। बाहर अटैची लिए एक ही वो खड़ा था। उम्र यही कोई 28-29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए पूछा, माला दीदी हैं? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई हैं। मैंने दरवाजे के पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा भाव था। फिर मेरी सवालिया नज़रों को देखकर उसने सकपकाते हुए कहा, मैं राहुल हूँ। माला दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आप नहीं पहचान पा रही हैं। वह बारिश की तेज बौछारों से भीगा काँप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, माला दीदी नहीं है तो क्या आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने दरवाज़ा खोलकर किनारे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तरबतर कपड़ों से लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो गया था। उसने वहीं से कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। माला दीदी से बहुत सालों से मिलना नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूँ। उसकी घबराहट देखकर मुझे सरहस हुई। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी आज यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह कुछ सहज होने लगा था। उसने भी सहज से ही जवाब दिया, हाँ वैसे तो नहीं आता, पर हाँ अगर यह मालूम होता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर अपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पैजामा निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज़ बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही सुखिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने बात आगे बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। रानू, मैंने कहा, पर मन ही मन मैं सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी राहुल का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो कल भाभी को। मैं खुद लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई राहुल पसंद आ गया है। राहुल भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेते हुए मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं राहुल की वाग्नता हो गई हूँ। मन के किसी कोने में शहनाई ऐसी बजने लगी। तभी सुखिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आइए। इसके बाद दिन भर की थकी सुखिया कमरे के बाहर गलेरे में बिस्तर बिछाकर सो गई। दूर कहीं एक कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकी लेते हुए कहा, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। राहुल भी लगता है वाकया चोरी में पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या जरूरत, बुझा दो इन्हें। खुशी की बस में क्या काम चलने वालों का। राहुल के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था। इस क्षणिक मुलाकात में ही राहुल अपने विनोदी स्वभाव के कारण कितना अपना सा लगने लगा था।
और फिर इस सावन की रात में माहौल भी कितना रोमानी हो गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में राहुल की प्लेट में आग्रहपूर्वक खाना परोसते हुए मेरे हाथ उसके हाथों से टकराते रहे। हो सकता है जानबूझकर भी दोनों ओर से ऐसा हो रहा हो। डिनर के बाद हम दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लगाते रहे। यहाँ वहाँ की न जाने कहाँ की बातें। राहुल का विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करता रहा। मुझे याद ही नहीं रहा मैं कभी इतना खुलकर हंसी हूँ। बातों में मशगूल न जाने कब राहुल की बाहें सोफे के पीछे से हौले हौले मेरे कंधों को स्पर्श करने लगी। मालूम ही नहीं पड़ा, और झूठ क्या बोलूं, मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। इस श्रावणी रात में मानो मैं स्वयंवरा बन गई थी। बस कल भैया भाभी के आते ही इस संबंध पर रिश्ते की मुहर लगवाने में देर नहीं करूंगी। राहुल की आंखों में जो नशा उतर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं उसकी पसंद पर खरी उतरी हूँ। इधर मेरी ओर से कोई प्रतिकार न होते देख राहुल और करीब आता जा रहा था। पर तभी एक झटके से मानो नींद से जागी। मेरे संस्कारों में शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाना गवारा नहीं था। मैंने उसे और आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, नहीं राहुल, अभी नहीं, कल भैया भाभी आ जाए, पहले वे इस रिश्ते को ओके कर दें, फिर बारात लेकर आने में देर न करना, समझे। मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। राहुल को जैसे कोई करंट लगा हो। बगैर कुछ कहे वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने सुखिया को गहरी नींद से जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। राहुल बाद में वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर सो गया। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मन ही मन राहुल को लेकर सपने बुन रही थी। लग रहा था मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। कुछ ही घंटों में राहुल मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। भैया भाभी की ओर से इस रिश्ते को नकारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कल्पनाओं में मैं राहुल की परिणीता बनी इतराती रही। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि मैं अचानक उठी। बारिश थम चुकी थी। सुखिया किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। राहुल कहीं नज़र नहीं आया तो मुझे लगा बाथरूम में होगा। बाथरूम में भैया का कुर्ता पैजामा टंगा था जो राहुल ने रात को पहना था। इधर उसकी अटैची भी नहीं दिखाई दी। मैंने सुखिया को पुकारा, सुखिया तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? जरा चाय तो बना दो उनके लिए। दीदी वो तो अंधेरे ही उठकर चल दिए। मुझे कहा कि मेरी सुबह की ट्रेन है इसलिए चलता हूँ। आपको उठाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। रहने दो, मैं फिर आऊँगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि राहुल मुझे मालूम है कि तुम बार बार वापस आओगे। पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि राहुल मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। तभी सोफे के कुशन के नीचे दबे कागज पर मेरी निगाह पड़ी। एक ही सांस में मैं पढ़ गई। लिखा था, गुस्ताखी करने जा रहा था, अच्छा हुआ तुमने बहकते कदमों को रोक दिया। थैंक यू, बगैर मिले जा रहा हूँ, माफ़ करना। तभी दरवाजे पर भैया भाभी की आने की आहट हुई। वादे के मुताबिक वे पहली बस से ही दौड़े चले आए थे। बहुत खुश नजर आ रहे थे। आते ही भाभी ने उत्साह में भरकर कहा, रानू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है, सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। फिर भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर किचन में घुस गई और सुखिया को बताने लगी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। मेरी बात सुनने की भाभी को फुर्सत ही नहीं थी। मैं अपनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर भैया के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब भाभी कपड़े बदलने लगी, अपने कमरे में गई तो मैं उनके पीछे पीछे चल दी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। बड़े संकोच से मैंने कहना शुरू किया, भाभी कल आपकी मौसी का लड़का यहाँ आया था। हाँ, क्या नाम है उसका? मैंने बनते हुए पूछा। कौन? राहुल। कैसे आना हुआ उसका? अकेले ही आया था या उसकी बीवी भी साथ थी? भाभी ने साड़ी को तह करते हुए पूछा। राहुल की बीवी? सुनते ही मैं मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। भाभी मेरी ओर पीठ किए अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। उन्होंने मेरी इस हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर मैंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और कहा, आया तो अकेला ही था। सुखिया ने बढ़िया खाना बनाकर खिला दिया। रात को वहीं सोफे पर सो गया और सुबह न जाने कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। जाते समय मिलकर भी नहीं गया। मैं बड़ी सफाई से सारी बातें छुपा गई। अब कहने को क्या बचा था? कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा। आज मेरी ये गुलाबी सिल्क साड़ी पहन लेना, तुझ पर बहुत खिलती है। कहते हुए भाभी ने पलंग पर साड़ी रख दी और कमरे से निकल गई। मेरे सर पर हजारों हथौड़े बरस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि राहुल ने मुझसे यह बातें क्यों छुपाई। वो शादीशुदा है। हाँ, पर मैंने ही उससे यह पूछा कब था, या उससे यह सब बताने का मौका ही कहाँ दिया था? यह भावनाओं का ज्वार था या मौसम का खुमार? या अचानक मिले एकांत का लाभ उठा लेने का लोभ? या फिर मेरे अंतर्मन में छुपी यह भावना की जल्दी से जल्दी मेरी कहीं शादी तय हो जाए ताकि भैया भाभी मेरी चिंता से मुक्त हो जाए? क्या यही सोचकर मैं इस श्रावणी रात में स्वयंवरा बनने को आकुल हो गई थी? पर राहुल स्वयं शादीशुदा होते हुए मौके का फायदा नहीं उठा रहा था क्या? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने एक
अजनबी पर इतना विश्वास किया कि उसे जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगे, पर फिर भी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने खुद को एक फिसलन भरे रास्ते पर फिसलने से रोक लिया था। इस अनुभूति से मुझे जो राहत मिली उसे मैं बयान नहीं कर सकती। साथ ही रात की उस घटना ने मुझे ये सबक दिया कि कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी रूप में हमारा फ़ायदा उठा सकता है। उसका प्रतिकार करने का हम में साहस होना चाहिए। मैंने न जाने कितनी देर तक इसी अंतर्द्वंद से जूझती रही। तभी भाभी ने आकर कमरे में झांका। अरे रानू, तू अभी तक वैसी ही बैठी है, कब तैयार होगी? देखो लोग तो आ भी गए। ड्राइंग रूम से मेहमानों के आने की हलचल की आवाज़ें आ रही थी। मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी पलंग से उठाते हुए कहा, बस भाभी मैं जल्दी तैयार होकर अभी आई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।